अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है गुज़िश्ता 24 घंटे की, जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ ने ये इंदिया दिया है, ऑलमोस्ट ऐलान जंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, ये कह के कि हम सीरियसली सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, हम गौर कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस लेकर चले जाएँ। और उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले फ्राइडे के दिन पीडीएम की जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ उन्होंने ये डिमांड किया कि तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने ममनूअ फंडिंग केस में जो अपना फ़ैसला महफूज किया हुआ है 21 जून से, उस फैसले का फौरी तौर पे ऐलान किया जाए। और उसके बाद फिर पीडीएम की जमातों के बिहाफ पे लीडरान ने खड़े होकर एक प्रेस टॉक भी की, जिसमें नुमायां तौर पर पोजीशन ली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पीएमएलएन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सियासी लीडर हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ का कहना ये है कि इसके ऊपर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जा सकते हैं। कि असल वजह यही है, ये असल वजूहात एक से ज़्यादा हैं और इसकी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जहां हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक इलेक्शन की तरफ जाएगा, आम इंतखाबात की तरफ, क्योंकि हुक्मरान जमात इस वक्त जमातें नहीं मानती, वो कहती हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने हैं, क्योंकि उनको महसूस होता है कि अगर इलेक्शन जल्दी होंगे तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ख़ास करके पंजाब के अंदर। तो इस सियासी सूरत हाल का हम एक एनालिसिस करते हैं, इसकी डॉट कनेक्टिंग करते हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स और भी हैं जिनका जिक्र करना जो है वो कम अज़ कम बहुत ज़रूरी है। वो 3 या 4 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं। एक तो हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने दोबारा वो इस्लामाबाद के एक सेशन कोर्ट्स में अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया, वहाँ वो मौजूद थे उसकी तंग गलियों के अंदर, जहाँ उन्होंने मज़ीद अपनी बेल जो है उसमें 10 दिन का इजाफा उनका हो गया। अब ये सिलसिला उनका उस वक़्त से शुरू है और ये इल्ज़ामात उनके ऊपर ये हैं कि 25 और 26 मई को जो हकीकी आज़ादी मार्च हुई थी, जो असल में उनकी लॉन्ग मार्च थी, जो इस्लामाबाद के ऊपर पीटीआई लॉन्ग मार्च करके आई थी, उसके दरमियान में जो तोड़फोड़ हुई, जो वायलेंस हुई, जो पुलिस पे हमले हुए, जो सरकारी अमलाक वगैरह डिस्ट्रॉय हुई, उसके इंस्टिगेटर या ज़िम्मेदार जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब पहले पेशावर चले गए थे, जब वो पेशावर से आए उसके बाद से हर 10 दिन के बाद वो अपनी बेल में एक्सटेंशन कराते जाते हैं। और ये वही केसेस हैं जिसके बारे में इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि जैसे ही इमरान खान वापस आएंगे इस्लामाबाद में तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उसका कहना था कि जब उनकी ज़मानत ख़त्म होगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी दांस में और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, एनालिसिस में, ये बहुत ही रिडिकुलस किस्म के केसेस हैं, ये नॉन केसेस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तानी इंतज़ामी ढांचे का और अदालतों का एक अलमिया और एक ट्रेजेडी है कि इस किस्म के जो बेतुके केसेस होते हैं, जिनका सर पैर कोई नहीं होता, जिन्होंने कभी भी प्रूव नहीं होना होता, वो महीनों, हफ्तों, महीनों, बरसों चलते रहते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2014 में जब इस्लामाबाद में डी चौक के उस फासले पे शाहराए जमहूरियत के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में तहरीक-ए-इंसाफ ने धरना अपना दिया हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, जो चला दिसंबर तक। तो उस धरने के दरमियान इमरान खान, असद उमर, डॉक्टर आरिफ अलवी और बहुत से और लोग जो हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे जो हैं वो दर्ज किए गए, टेररिज्म के अंडर दी एंटी टेररिज्म लॉज ऑफ पाकिस्तान। और वो केसेस जो हैं वो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में जाके, मेरा ख्याल है 19 में जाके वो केसेस ख़त्म हुए। इन केसेस में कभी भी इमरान खान को, असद उमर को, डॉक्टर आरिफ अलवी को, जो अब प्रेसिडेंट हैं, असद उमर उसके बाद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर बने। इमरान खान के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर थे। ये केसेस जो थे ये रिकॉर्ड के ऊपर रहे। इन केसेस के ऊपर मीडिया में बहस होती रही, इनके रेफरेंसेस देते गए, कभी इसकी तह पे कोई नहीं गया अजीज शौर शख्स या कोई एनालिसिस में कि इन केसेस की उस वक़्त भी कोई हकीकत नहीं थी, इन्हें दाखिले दफ्तर हो जाना चाहिए था। लेकिन केसेस बन जाते हैं और वो इसी तरह से सालों चलते रहते हैं। जब पाकिस्तान में कवानीन इस तरह से बनाए जाते हैं और इस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपने देखा कि जो की जर्नलिस्ट थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, वतन दुश्मनी की, ट्रीज़न की, मुल्क से दुश्मनी करने की, बगावत की, एंड सो ऑन। तो जब कवानीन का इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पीका का ऑर्डिनेंस जो था, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसका जिस तरह से ताकतों ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने और रियासतों ने इस्तेमाल किया, इसके नतीजे में होता क्या है? होता ये है कि उन कवानीन की जो अहमियत, कदर व मंज़िलत है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, उनकी जो बाइट है, उनकी जो सीरियसनेस है, वो ख़त्म होती चली जाती है। एंड दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट इज़ हैपनिंग टू एवरी लॉ इन दिस कंट्री। तो ये तो हो गई एक डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं उस दूसरी डेवलपमेंट में। साथ ही इसके ये भी देख लें कि FIA की एक अदालत जो है उसने
بلایا شہباز شریف صاحب کو اور ان کے صاحبزادے جناب حمزہ شہباز کو، جہاں دوبارہ ڈیٹ پڑ گئی ہے 7 سپٹمبر کی. دونوں باپ بیٹے وہاں پہ حاضر نہیں ہوئے. یہ کیس بھی آپ کے سامنے عرصہ دراز سے چل رہا ہے، ہم تو بھول ہی گئے ہیں. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ میڈیا، لوگ، صحافی، عام شہری اور پورا سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ کیس کیا تھا، یہ کب سے چل رہا ہے. وہی کیس ہے جس میں ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ 16.1 بلین ارب روپے جو ہیں انلیگل یا منی لانڈر ہوئے ہیں ان دونوں کے اکاؤنٹس میں، اور یہ ان کے ملازمین کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن جب یہ کیسز اس طرح سے چلتے رہتے ہیں، اب وہاں پہ عذر کیا دیا؟ وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب نے یہ عذر دیا کہ ان کی بڑی سخت کمر میں درد ہے اور وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ان کا عذر مان لیا گیا. 7 تاریخ کی تاریخ پڑ گئی. شہباز شریف صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سفر کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتے. سفر اگر کرنا ہو تو ظاہر ہے پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کو 25 منٹ 20 منٹ کا جہاز کا سفر کرنا تھا، اور ویسے وہ اسلام آباد میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں. دا سو کالڈ ممنوع فنڈنگ کیس کے اوپر فائنینشیل ٹائم کی جو سٹوری آئی ہے سائمن کلارک کی، اس کے اوپر وہ اور ان کی میٹنگز بھی جاری ہیں، اس کے اوپر وہ پوزیشن بھی لے رہے ہیں، لیکن ایف آئی اے کی عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے. ایف آئی اے کی عدالت کا جو سارا پروسیس ہے وہ بھی بڑا ایک آپٹکس کا پروسیس ہے، جہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بظاہراً ایک لیگل پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے مسلسل جو سیاسی حلقے ہیں اسلام آباد کے، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نئے ڈی جی ایف آئی اے لگائے گئے ہیں وہ لگائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ان کیسز کو آہستہ آہستہ ختم کریں. اور اس سے پچھلے جو ڈی جی ایف آئی اے تھے رائے طاہر صاحب، وہ یہ کیسز ختم نہیں کرا سکے. وہ ریلیکٹنٹ تھے ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے. جس قسم کی کارروائی کرنی ہے، سگنیفیکنس کرنی ہے، یا پلیسمنٹ کرنی ہے، جو فیصلے کرنے ہیں، سگنیچر کرنے، وہ ڈی جی رائے طاہر جو ہیں کرنے کو تیار نہیں تھے. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے جو ہونی ہی تھی لیکن جس طرح سے ہوئی وہ تھوڑی سی سرپرائزنگ ہے، وہ ہے جہاں تحریک انصاف کے نامنی جناب واسق عباسی صاحب فور دی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. یہ تو توقع تھی کہ وہ 186 ووٹ لے کے کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی جو جوڑ توڑ کے بھی بڑے ماہر ہیں. تو علی حیدر گیلانی جو ہیں ان کا خیال تھا کہ بھئی وہ بھی 175 کے قریب ووٹ لے لیں گے، 176-77 لیں گے. لیکن علی حیدر گیلانی نے اپنے کاغذات اینڈ ٹائم پہ 5 بج گیا اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، انہوں نے جمع نہیں کرائے. اور پھر کیوں علی حیدر گیلانی نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے، کیوں انہوں نے اس کا بائک آؤٹ کر دیا، اس کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہیں. لیکن جو پریڈومیننٹ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ صبح سے اور ایک دن رات سے یہ خبر چل رہی تھی کہ بہت سے اپنی جو پی ڈی ایم کے ممبران ہیں پیپلز پارٹی کے، اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ علی حیدر گیلانی کو ووٹ نہیں ڈالے گے. سیکرٹ بیلٹ تھا، اور علی حیدر گیلانی نے اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ یوں علی حیدر گیلانی کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ اور بری طرح سے متاثر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن اب ہم چلتے ہیں اس مین کی ڈیولپمنٹ کی طرف، جو مین ہمارا انالیسس ہے، جہاں تحریک انصاف کے بہاف پہ ان کے مین اسپوکس پرسن، وپ کہہ لیں ایک طرح سے، جناب فواد چودھری جو ایکس انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سیریسلی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے ٹو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جو بیسکلی جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ، تو بڑا پروسیس ہوتا ہے اس کا، اور ان کو ہٹانے کے لیے. اور یہ ریفرنس اس لیے فائل کیا جاتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کا وہی اسٹیٹس ہے جو ایک ہائی کورٹ کے، یہ چیف جسٹس کے، جو سپریم کورٹ کے ایک جج کا ہوتا ہے. یعنی ان کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کا جو ہیڈ ہوتا ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، اسے ایک نارمل ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے، یعنی پرائم منسٹر کے کہنے پہ یا کسی اور طرح سے ہٹایا نہیں جا سکتا. اس کے ہٹانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ایک کیس لے کے جاتے ہیں مس کنڈکٹ کا. اور یہاں پہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو مس کنڈکٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک دن پہلے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی، جس کو لیڈ کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. اور وہاں پر ان کو یہ کہا گیا، ڈیمانڈ کیا گیا چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے 21 جون کا، اس کا فوری طور پر اعلان کیا جائے. تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ یہ مس کنڈکٹ اس لیے بنتا ہے چونکہ یہ آئینی باڈی ہے، چونکہ ان کی وہی پوزیشن ہے جو کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہو سکتی ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کمپلیننٹ ہیں، رسپونڈنٹ ہیں اس کیس میں، وہی تو تحریک انصاف کے خلاف کیس لے کے گئی ہیں. انہی کا جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملنا اور ان کو ڈیمانڈ کرنا یا پریشرائز کرنا، اور چیف الیکشن کمشنر کا ان کو اپنے سے ملنے بھی دینا، اور اس کے بعد اس حوالے سے ایک پریس ریلیز کرنا،
क्लियरली मिसकंडक्ट में आता है, बिकॉज ये तो ऐसा ही है जैसे रिस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ जो हैं किसी केस में अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ केस लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो उसके बाद फिर वो चेंबर्स में जाके सारे के सारे चीफ जस्टिस से या किसी जज साहब से मुलाकात करें और उनसे डिमांड करें कि ये फ़ैसला कर दें। अब ये भी है कि पीडीएम की जमातों की तो तमाम एक्सपेक्टेशन और तवक्को यही है कि जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस, जिसको अब मिनिमम फंडिंग केस मान लिया गया है, इसका फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही होगा। तो यूँ तहरीक इंसाफ की कह रही है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केस लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या ये इसकी असल वजह है? क्या वो इस वजह से जा रहे हैं कि मिसकंडक्ट कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, या उसकी बहुत सी वजूहात हैं? इस सारी सूरत हाल को हमें देखना होगा उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हमारा पिछला वीलॉग था, जिसमें हमने बहुत लंबा वीलॉग था, उसको कम लोगों ने देखा है क्योंकि बहुत सुबह 3:30-4 बजे वो मैंने अपलोड करवाया था। तो उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल से एनालिसिस दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी थी कि वो क्रिकेट मैच जिसने इमरान खान के पॉलिटिकल राइट्स को फंड किया, जिसमें वुटन क्रिकेट क्लब और फिर आरिफ नकवी जो हैं अबराज के, उसका पूरा डिटेल से पूरा एनालिसिस था। साइमन क्लार्क की ये स्टोरी थी जिन्होंने इस हवाले से किताब की मैन भी जो है वो लिखी हुई है। तो कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि जो जमातें हैं पीडीएम की, जब से ये स्टोरी आई है उसके फ़ौरन बाद से पीडीएम की जमातों ने इसके ऊपर एक नैरेटिव और बयानिया शेप किया। तकरीबन तमाम ही पीडीएम के जो अहम लीडरान हैं, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से आप अगर स्टोरी देखें डॉन में, जहां वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हैज़ टू कम क्लीन, इमरान खान को चाहिए कि वो फाइनेंशियल टाइम को सू कर दे, अदरवाइज इसका मतलब है कि फाइनेंशियल टाइम में जो कुछ कहा वो सच है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो इसी किस्म की बात की है और भी सब लोग यही कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी यही कह रहे हैं और सारे लोग ये कह रहे हैं। और जितनी गुज़िश्ता 24 घंटे में टेलीविज़न चैनल्स जो 33 टेलीविज़न चैनल्स हैं, हर टेलीविज़न चैनल पे 3 टॉक शो होते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 3 या 4। तो आप ये समझें कि 100 से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हुए हैं आज सारा दिन में, उनमें मौजू यही है कि साइमन क्लार्क की जो स्टोरी है, इसके बाद पाकिस्तान की सियासत का क्या होगा, तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है, और तहरीक इंसाफ को अपनी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए और मुख्तलिफ़ किस्म की तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स जो हैं उनको शेप करने की कोशिश की गई है। तो ये वो इमीडिएट बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट है जिसमें तहरीक इंसाफ ये डिक्लेयर कर रही है कि उन्हें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सिकंदर सुल्तान, उनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। उनके नीचे जो इलेक्शन कमीशन कायम करता है उस पर भी एतमाद नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपना एनिमी नंबर 1 जो है वो डिक्लेयर किया है, ताकि किसी के जहन में कोई शक न रहे कि तहरीक इंसाफ और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान में एक जंग जो है वो जारी है। और तहरीक इंसाफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को एक जज की हैसियत से, एक न्यूट्रल एम्पायर की हैसियत से नहीं देखती है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कहना बहुत ज़रूरी है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पीडीएम के कंट्रोल में नहीं है, वो शहबाज जरदारी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और एक आम तासुर है, अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें, कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन तो कंट्रोल में है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के। तो जो पीडीएम की जमातें वहाँ जाके दुहाई देती हैं, ये डिमांड कर रही हैं बार बार गुज़श्ता चंद दिनों से, तो वो दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रही हैं कि आप लोग तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला हमारी मर्ज़ी का लेकर क्यों नहीं आ रहे। और फ़ैसला चूँकि नहीं आ रहा 21 जून से अब तक, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है उस पर तशवीश है और उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी है और उनको गुस्सा भी चढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें तो तवक्को थी कि कोई मतलब ऐसी चीज़ आएगी कि तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ही हथौड़ा मार के सर जो है वो कुचल कर दिया जाएगा। और इस मौके पे ये हथौड़ा मारना उनकी ज़रूरत इसलिए भी है कि पंजाब के इलेक्शंस के बाद उनको नज़र आ रहा है कि पब्लिक ओपिनियन उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है और कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की सियासी मकबूलियत पे डेंट लग सके। और इन जमातों का जो मेन यहाँ पे गोल है वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिले ताकि पंजाब के आवाम के सामने जाके ये कहा जा सके, खैबर पख्तूनख्वा में शायद कुछ सुने, उनकी बात ना सुने, लेकिन पंजाब में कम से कम एक आर्गूमेंट और नैरेटिव ये बने कि इमरान खान भी कम से कम उतना ज़रूर करप्ट है, उतना ही गंदा है, उस पर भी उसी किस्म के सीरियस और संगीन इल्ज़ामात हैं जिस तरह के हम सब पे लगे हैं। और अगर इमरान खान के इल्ज़ामात जो हैं वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते तो फिर हमारे भी नहीं आते। तो ये इल्ज़ामात ही हैं, यानी जो इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे, नवाज शरीफ साहब पे और बहुत से लीडरों के ऊपर हैं, ख़ास करके जो FIA के केस है, अगर आप उसी की डिटेल्स अभी देख लें
मैं उसकी जहाँ पे 16.1 अरब रुपए का इल्ज़ाम है जो FIA ने लगाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू बैंक अकाउंट्स में पैसे आने का। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये भी बस केसेस हैं, ये भी इल्ज़ामात हैं, इमरान खान पे भी इल्ज़ामात हैं। तो बेसिक असम्पशन अंडरलाइन क्या है कि PDM की जमातों को भी अच्छी तरह से पता है कि ममनुआ फंडिंग केस में अगर इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा को तीर मारा, बहुत बड़ा हथौड़ा चला दिया, बहुत बड़ी तोप उन्होंने फायर कर दी, उन्होंने बिल्कुल गन्स ऑफ नेवरॉन भी यहाँ पे फायर कर दी, तो यही होगा कि स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट होगी। बहुत से जो फंडिंग ही ये कहा जाएगा कि ये केस, ये जो सोर्सेस हैं इनसे फंडिंग नहीं आ सकती थी, ये फंड सस्पिशियस नेचर के हैं, ये लॉज ऑफ पाकिस्तान को वायलेट करते हैं, और देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिकमेंड करता है कि आप इन फंड्स को कॉन्फिस्केट कर लें। यही इसमें से लॉजिकली हो सकता है गिवन द फैक्ट जो 2017 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें डिस्टिंग्विश कर दिया गया था बिटवीन द नेचर ऑफ द फॉरेन फंडिंग एंड बिटवीन द नेचर ऑफ द प्रोहिबिटेड फंडिंग। तो यही चीज़ उसमें से हो सकती है। और जो शाहिद खाका नवासी साहब की स्टोरी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, जो उन्होंने प्रेस टॉक की है एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज अ की लीडर ऑफ PMLN, और उसके जो सारे उनके पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको देखें उसमें गुस्सा बहुत है, रद्दमल बहुत ज़्यादा उसके अंदर, लेकिन पॉइंट्स उनके दो ही हैं कि तहरीक इंसाफ को कंपनीज़ की भी फंडिंग हुई है, फॉरेनर्स की भी फंडिंग हुई है, ये पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है, तहरीक इंसाफ को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, और ये कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो आना चाहिए। तो उसमें चीज़ें एक तज़ाद भी हम देख रहे हैं PDM के लीडरान की स्टेटमेंट्स में। एक तरफ से वो कहते हैं कि फ़ैसला फौरी तौर पर आ जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन से अगेंस्ट द PTI, फैसला आ जाना चाहिए, तो यानी फैसला तो रिजर्व है, फैसला तो 21 जून से महफूज पड़ा हुआ है, तो फैसला क्यों नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जाके इन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनना चाहिए। यहाँ पे भी एक टोटल कन्फ्यूजन आपको नजर आ रही है, या तो अखबार इसको मिस रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज प्रोसीडिंग्स तो खत्म हो गई हैं, किस प्रोसीडिंग का उन्होंने जाके हिस्सा बनना है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक वर्डिक्ट देना है और वो वर्डिक्ट उनसे हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब इसका हम थोड़ा सा मजीद भी अगर हम इसका एनालिसिस कर लें, ये एक खालिस्तान नैरेटिव शेपिंग की, बयानिए की जंग हो रही है। अब तो किसी को भी आप में से शक नहीं होना चाहिए कि साइमन क्लार्क जो है, तो साइमन टेम्पलर मुझे याद आता है द सेंट का कैरेक्टर, जो साइमन क्लार्क हैं जिनकी फाइनेंशियल टाइम में 11 पेज की स्टोरी आई है, ये स्टोरी कोई CIA, MI6, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, यहूदी एस्टेब्लिशमेंट, सेहूनी जो है ज्यूइश कनेक्शन, FBI या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की कारस्तानी नहीं है। ये कारस्तानी उन्हीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की है जिनकी पाकिस्तान में के अंदर एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। अब आपको सोचना चाहिए कि किसकी इस किस्म की कैपेसिटी है जो अब लॉबिस्ट हायर करके ज़रा सोफिस्टिकेटेड एंड के फाइनेंशियल टाइम्स से ये स्टोरी जो है वो करवा सके, और कौन है जिसे ग्राउंड के ऊपर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी और इतनी कैपेसिटी जो है हासिल है। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि वहाँ ECP का फैसला रिजर्व है, ECP के फैसले की जो लिमिटेशंस हैं वो भी हमें पता है, और जो साइमन क्लार्क की स्टोरी आई है और जो कुछ PDM के लोग कह रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को गंदा किया जाए, लोगों को मीडिया के ज़रिए डिबेट करके, चैलेंज करके, अदालतों में केसेस फाइल करके, अगर आ जाए ECP का डिसीजन, फिर उसके बाद को और केस कर दें, इमरान खान को चैलेंज करें कि तुम इसको जाते क्यों नहीं है FT को सू करने के लिए। हालांकि खुद भी उन्होंने नहीं किया। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी ज़्यादा इस लिहाज से डैमेजिंग थी, जिसमें कहा गया था कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको $20 बिलियन दिए जाएँ, और आरिफ नकवी साहब को बताया गया था, 2018-19 की मैं स्टोरीज़ की बात कर रहा हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल की, तो और वहाँ तो ये था कि जब तक ये $20 मिलियन दिए नहीं जाएंगे तब तक जो अप्रूवल है कराची इलेक्ट्रिक की सेल का टू दी शंघाई इलेक्ट्रिक जो चाइनीज़ कंपनी है, वो अप्रूवल मिलेगा नहीं। अप्रूवल मिला भी नहीं, बाद में ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि पेमेंट हुई, लेकिन ये ज़रूर था कि भी पेमेंट डिमांड की जा रही है। तो कोई शहबाज शरीफ साहब के करीब है जो पेमेंट एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है, ज़ाहिर है कोई शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे भी कर सकता है। बहरहाल इस किस्म का इल्ज़ाम वहाँ पर था, तो वहाँ पर भी कौन सा शहबाज शरीफ साहब ने जो है या नवाज शरीफ साहब ने जाके वॉल स्ट्रीट जर्नल को सू कर दिया था। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव की जंग है ऑन दी असम्पशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्शन जो है वो बहुत देर तक रुक नहीं सकता, और इनएविटेबल है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं कि दिस इज़ अ कंट्री नाउ, बहुत मोहतात तरीके से भी कहें तो दिस इज़ अ कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, जहाँ डॉलर इस वक्त जो है वो तकरीबन 250 रुपये का आज हो चुका है। एक बड़ी अनसस्टेनेबल सिचुएशन है। इस मुल्क को बहुत ही शिद्दत से ज़रूरत है एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन की, जहां मार्केट्स को, लोगों को, बिजनेसेस को, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को ये लगे कि ये मुल्क एक लॉजिकल
डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा है। जब ये मार्केट्स ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगी, बैंक्स ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, छोटे ताजर, दुकानदार, बिजनेसमैन ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, लोग जो धड़ाधड़ डॉलर की तलाश में हैं कि डॉलर लें, उसको बाहर निकालें किसी तरह से, या अपने पैसे की गिरती हुई कीमत को कंट्रोल कर सकें, उन सबको जब इस चीज़ का एहसास होगा कि पाकिस्तान ने एक सेंस ऑफ डायरेक्शन पकड़ ली है, इलेक्शन हो सकते हैं 90 दिन में, उन इलेक्शंस के नतीजे में एक मजबूत गवर्नमेंट आ सकती है। अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी मिलती तहरीक इंसाफ को, तो बड़ा क्लियर है कि बहुत भारी मेजॉरिटी में, बड़ी क्लियर किस्म की मेजॉरिटी होगी इमरान खान के पास, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और कराची से, और एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगी जो मजबूत फैसले कर सकेगी अनपॉपुलर किस्म के, और बाकी जितने भी इदारे होंगे उनको इस हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये उसी किस्म की हुकूमत होगी जिस किस्म की नवाज़ शरीफ, या उससे मजबूत होगी जैसी नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 मई के जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद बनाई थी। और जिस हुकूमत को बाहर से कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, वो अपने फैसले कर सकती थी, उसने अच्छे फैसले भी बहुत से किए। कराची की एग्जांपल हमारे सामने है, नवाज शरीफ ही की डिसीजन मेकिंग थी जिसके नतीजे में रेंजर्स ने एक कामयाब और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। तो अब फिर एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पीडीएम की जमातों को एहसास तो है कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। मसला उनका ये है कि जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं उससे बात वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन जो है उसमें बड़ी तबाही हो जाएगी इन जमातों की, और सिंध के अंदर भी आसिफ अली जरदारी साहब का जो होल्ड है वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन को जितना ज़्यादा डिले किया जाए, उससे पहले कॉन्फिडेंस शो करके कोई ऐसा नैरेटिव किसी तरह से आ जाए हमारे हाथ में जिसमें इमरान खान को हम बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा सकें। अब मैं 1-2 पॉइंट्स और मैं आपके सामने रख दूँ। सो बेसिकली मैंने कहा ये है कि एक साइड पे लीगैलिटी है और दूसरी साइड पे पॉलिटिकल नैरेटिव है। तो जो चीज़ हमारे सामने हो रही है ये पॉलिटिकल नैरेटिव की जंग है बिटवीन पीटीआई एंड पीडीएम एंड टू एन एक्सटेंट बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट। लीगल रियलिटी ये है कि जो भी पैसे किसी भी तरह से आए हैं वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आए हैं, वो डिक्लेयर किए गए हैं, पीटीआई ने वो डिक्लेयर किए हुए हैं, वो बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आए हैं, और जब पैसा आता है तो फिर आप उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। और बहुत से तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका कोई कानूनी तौर पे स्कोप बनता नहीं। हाँ, पॉलिटिकली तौर पे आप किसी को गंदा कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मज़ीद आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस में, ये एक बड़ी मायूसकुन किस्म की सूरत हाल इसलिए है कि ये पहली सियासी जमात है जिसने मॉडर्न खतूत के ऊपर, जिस तरह से मगरबी जमहूरियत में, अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में मॉडर्न जो 20 मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं दुनिया की, जो 20 डेमोक्रेटिक मॉडर्न माशरे हैं जिनको मैंने एक दिन पहले काउंट भी किया था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें वेस्टर्न यूरोप के 15 कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली EEC के जिन्होंने बनाई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसराइल, ये जितने 20 ही हैं सिर्फ। इन 20 के 20 ममालिक में, और 21वां अगर आप हिंदुस्तान डाल लें तो वहाँ इसी तरह से सियासी जमातें आम आदमी, शहरी और कंपनी से फंड रेजिंग करती हैं। अमेरिका में एक आम शहरी जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट $2,900 है, कपल होगा तो $51 या $5,200 दे सकते हैं, और कंपनीज अगर होंगी माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, उसके ऊपर कोई लिमिट जो है नहीं है। तो अगर एक पाकिस्तानी सियासी जमात ने दागबेल डाली, इनिशिएटिव लिया कि वो इस तरह से एक पॉपुलर फंडिंग रेज कर सकती है, बजाय इसके कि चंद मजबूत ताकतवर लोगों से वो पैसे ले ले, हिडन ले ले, डिक्लेयर ना करे या कैश पैसा पकड़ ले, जैसा कि पाकिस्तान की सियासत में थ्रू आउट आप देखें 70s 80s 90s में है कि पैसे कैश में लिए जाते हैं। MNA MPA का जो होता है इलेक्शन, उसमें कितना खर्चा होता है किसी को नहीं पता, बहुत कम सी चंद स्लिप्स और रसीदें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दी जाती हैं, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई डिजिटल अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई स्क्रूटनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उससे अगर एक सियासी जमात निकल कर मॉडर्न खतूत के ऊपर जो वे फॉरवर्ड है उसकी तरफ जाना चाहती है, तो पाकिस्तान के निज़ाम ने 8 साल से उसको एक केस में पकड़ा हुआ है जिसका ना सर है ना पैर है। अब आता हूँ मैं कि केस शुरू कैसे हुआ। मैं आपको एक स्टोरी दिखाता हूँ जो नवंबर 2014 की वो स्टोरी है डॉन की, जब बाबर साहब ने, जो अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने ये केस फाइल किया एक पिटीशन की शक्ल में टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ नवंबर 2014। ये वो लम्हा था, ये वो टाइम था अकबर एस बाबर जो हैं वो हम सबको याद है, मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी 2008, 9, 10 में वो आते रहे, जब वो बड़े एक्टिव और बड़े पैशनेट मेंबर थे। कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ PTI, और इमरान खान के भी बड़े क्लोज थे और पढ़े लिखे आदमी थे, और
बड़े इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे आदमी थी, और इमरान खान के चूँकि क्लोज थे, किसी स्टेज पे उनको ये लगा कि इमरान खान उनको इतनी अहमियत और हैसियत नहीं दे रहे हैं जितनी कि उनकी बनती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के वो फाउंडिंग मेंबर थे, उनको इमरान खान को ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए थी, अहमियत देनी चाहिए थी, ओहदा देना चाहिए था। अकबर एस अहमद भी उन्हीं नाराज़ लोगों में से हैं, और उनकी नाराज़गी जो थी वो 2012-13 में भी मेरा ख्याल है पैल्पेबल थी, जब वो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली फिर उन्होंने, लेकिन वो थे तहरीक इंसाफ के अंदर। एट सम पॉइंट वो तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि जो ऑडिट हुआ है बाहर से, जो फॉरेन फंडिंग आई है तहरीक इंसाफ की, पॉलिटिकल फंडिंग है, वो उसका ऑडिट सही नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये भी माइंड में रखिए कि अगर कोई और जमात होती, पीपीपी होती, पीएमएल होती, वहाँ कभी किसी मेंबर को ये हिम्मत ही नहीं होनी थी कि वो ये कहता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो फंडिंग करवाई है, या नवाज शरीफ साहब ने जो करवाई है, या मौलाना ने जो फंडिंग करवाई है, फजल रहमान ने, इसके ऊपर वो कोई उंगली उठाता, ऑब्जेक्शन करता। लेकिन तहरीक इंसाफ बीइंग मोर डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ ये गुंजाइश थी कि एक मेंबर ने एक इंटरनल बैटल लड़ी और वहाँ पर उसने ऑब्जेक्शन रेज की कि ये ऑडिट ठीक नहीं हुआ, ये ऑडिट में ऑब्जेक्शंस हैं, ये ऑडिट ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पैसे जो थे $200,000 ये आए तो थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस के लिए, पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस के लिए, लेकिन उसमें खर्च नहीं हुए और फंड्स में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। उसको लेकर वो गए थे पिटीशन लेकर, जो आप ये डॉन की पहली स्टोरी देखें नवंबर 2014 की, वो इसको लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन जब लेके गए थे तो क्या माहौल था उस वक्त? धरना जारी था इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का। गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, सेंटर के अंदर भी और पंजाब में, और धरना दिया हुआ था इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ। तो इमरान खान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए, और ये बड़ी बाद में जैसे हनीफ अब्बासी साहब अकबर एस बाबर साहब के साथ पिटीशन लेके गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये बात अब हाइंडसाइट में बिल्कुल क्लियर है कि जब अकबर एस, हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस कि अकबर एस बाबर जब ये केस पिटीशन लेकर गए टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उनको हुक्मरान जमात PMLN की सपोर्ट हासिल थी। 2014 से 2018 तक PMLN की गवर्नमेंट थी, और PMLN की गवर्नमेंट के अंदर ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन बहुत हद तक उनकी इन्फ्लुएंस में था, क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट थी, ये कोई बाद में आने वाली इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन में जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन हुई, जो इनिशियल क्वेश्चंस रेज हुए, जो इनिशियल प्रोसेस चला, वो सब हुक्मरान जमात जो थी PMLN की, नवाज शरीफ साहब की, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चला। जब 2018 में वो गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद एस वी नाउ फुली नो कि नए इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन क्लियरली एक टूल बन गया, मोर और लेस, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुई। तो इलेक्शन कमीशन बीइंग एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बिकेम अ टूल इन द हैंड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ वो अभी भी खड़ा है। असल में क्या होना चाहिए था? अगर पाकिस्तान एक फेयर कंट्री होता, मॉडर्न कंट्री होता, अगर पाकिस्तान के अंदर डिज़ायर होती एक मॉडर्न पॉलिटिक्स की तरफ जाने की, तो होना ये चाहिए कि जितनी भी सियासी जमातें हैं बड़ी, जो इलेक्शन लड़ती हैं, उसके लिए फ़ंड रेजिंग करती हैं, उन सबको ये हुक्म दिया जाता कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने एक एक पैसे का हिसाब करें कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान के अंदर से या पाकिस्तान के बाहर से किस तरह से रेज़ किए हैं, कहाँ हैं उनकी स्लिप्स, और ये चंद लाख या चंद करोड़ रुपए ना दिखाएं, अपने अरबों रुपए का हिसाब किताब दें। तहरीक इंसाफ ने तो 40,000 अकाउंट्स अपने शो किए हैं, और अगर आप उसके सारे डॉलर और पाउंड और जो यूरो में पैसे आए हैं और जो पाकिस्तान के अंदर से पैसे रेज़ किए हैं, तो 2009-10 से अब तक तहरीक इंसाफ अरबों रुपए रेज़ कर चुकी है, और वो अरबों रुपए की अकाउंट्स उसने मेंटेन किए हुए हैं। उन अकाउंट्स के अंदर गलतियाँ भी होंगी, इरेगुलरिटीज़ भी होंगी, उसमें ऑब्जेक्शंस भी उठेंगी। लेकिन PPP के PMLN के मौलाना फजल रहमान ने जो MNAs के MPs के इलेक्शन लड़े हैं, उनमें कितना खर्चा हुआ है? हम ये जानते हैं कि एक MNA का इलेक्शन जो है वो कम से कम, आज जब 2018 में हुआ था तो उस पर 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता था एक MNA के इलेक्शन पे, और एक MPA के इलेक्शन में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। अब आपको पता है कि रुपए की गिरती हुई कीमत की वजह से ये खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फॉर सभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, इसमें कितना कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है एक एक सीट के ऊपर 40-40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ हो जो पार्टीज़ ने किया है। तो क्या पार्टीज़ ने उसको कभी सबमिट किया है? कभी पार्टीज़ ने प्रॉपर जो बड़ी इंटरनेशनल क्रेडिटेड 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, जैसे KPMG है और कंपनीज़ हैं, तो क्या उनसे इनकी ऑडिट वगैरह जो है वो करवाएं? ये असल चीज़ थी कि अगर ये असल चीज़ होती तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो एक मॉडर्न डायरेक्शन की तरफ जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर क्वेश्चन है कि होगा क्या? उर्दू में जो एक कहा जाता है
کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی پاکستان کے کیس میں امینڈمنٹ کرنی ہوگی کہ وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. تو ای سی پی ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. اب جو فنی چیز ہے، جو ریڈیکلس چیز ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک دن پہلے جب ارشد شریف کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اپنی اسپیچ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پاورز اس ملک کو کنٹرول کرتی ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کروانا چاہیے. تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اور دوسری طرف جو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں گئی ہیں ای سی پی کے پاس دہائی لے کے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ ان سے انصاف کریں اور عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ دینے میں ہماری مدد کریں. تو دونوں سائڈ جو ہیں اس سٹیج کے اوپر بڑی ڈیسپریٹلی طور پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی اپیل کرتے نظر آ رہی ہیں. باقی چیزوں پہ پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو.